काव्य सौंदर्य के तत्व। इस प्रकरण के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार 3 तत्व आते हैं जो काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं। कक्षा 10 के स्तर पर हमने रस का अध्ययन कर लिया और हम दूसरे तत्व छंद की ओर आज चलेंगे। छंद, सबसे पहले जानना है हमें कि आखिर छंद है क्या, ये छंद आया कहाँ से, इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ। तो जो छंद शब्द है, सबसे पहले छंद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में छंद शब्द का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम ऋग्वेद में छंदस शब्द का प्रयोग मिलता है। एक जानकारी, इसके आदि प्रणेता पिंगल मुनि, ऋषि पिंगल इसके आदि प्रणेता हैं। इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र कहते हैं इसको, छंदस शास्त्र, और इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिंगल मुनि इसके आदि प्रणेता आचार्य हैं, तो इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। एक और है महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं, उसको आप, इन चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। वेद को, जैसे हमारे चारों वेद हैं, और वेद को एक पुरुष मान लिया जाए ना, वेद को वेद भगवान भी कहते हैं, वेद पुरुष कहते हैं, तो वेद को एक पुरुष मान लिया जाए तो उस वेद रूपी पुरुष का छंद क्या है, पुरुष का कौन सा अंग छंद है, इस विषय में भी कथन है। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद रूपी पुरुष के पैर हैं। वेद रूपी पुरुष के पैर कौन है? छंद। छंदः पादौ तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वो कौन है? व्याकरण है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष क्या है? वो उसका नेत्र है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त क्या है? उसके कान हैं। ये आपके स्तर की बात नहीं, हम अभी छंद पर हैं, तो हमने केवल छंद की बात आपसे की। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद रूपी पुरुष के कौन सा अंग है? छंद। तो छंद वेद रूपी पुरुष के पैर है। इतनी बात पता चली। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है? तो छंद का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। किस नाम से? छंदस के नाम से मिलता है। इसके आदि प्रणेता कौन हो गए? पिंगल ऋषि हो गए या पिंगल मुनि हो गए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न हो गया, वेद रूपी पुरुष का छंद क्या है? तो जो छंद है वो वेद रूपी पुरुष का क्या है? उसके दोनों पैर हैं। छंदा पादौ तु वेदस्य, पादौ मतलब दोनों पैर, उसके वेद रूपी पुरुष के पैर हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको छंद के विषय में दी, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी जीवन भर। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब छंद की परिभाषा।
आपके स्तर की बात मुख्य रूप से यहां से शुरू होती है। परिभाषा यति, गति, लय, तुक, वर्ण, मात्रा, आरोह, अवरोह आदि बंधनों में बंधी रचना छंद कहलाती है। ये परिभाषा, देखिए परिभाषा हमेशा एक होती है, उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, तो परिभाषा आपको हमेशा हर चीज की याद होनी चाहिए। यति, गति, लय, तुक, वर्ण, मात्रा, आरोह, अवरोह आदि बंधनों में बंधी। ये सारे बंधन है, किसके बंधन है? छंद के। किसके? छंद के बंधन है। तो इन बंधनों में बंधी जो पद्य रचना है, काव्य रचना है, वो क्या कहलाती है? वो छंद कहलाती है। ठीक है, इतना आप परिभाषा कर लेंगे। अब इसको समझ लें। यति क्या है? विराम। पंक्ति में अल्प विराम या पूर्ण विराम जो भी लगेगा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं वो जो भी लगेंगे वो यति कहलाएंगे। गति, गति क्या है? इसको आप स्पीड कह सकते हैं अपनी समझ के लिए। पढ़ने की जो गति होती है वो। लय, गाए जाने का गुण। गाए जाने का गुण यानी ऐसी रचना जिसको गाया जा सके, जिसकी कोई लय बन सके। तुक, अंत में एक जैसी मात्रा या वर्णों का आना। ठीक है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो हारी, बिहारी, एक जैसी मात्रा, एक जैसे वर्णों का आना, ये कहलाती है तुक। वर्ण आप जानते ही हैं, अक्षर, मात्रा, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। नॉर्मली तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा कहलाता है, और वो कम लगता है तो एक मात्रा होती है, ज्यादा लगता है तो दो मात्रा हो जाती है, और ज्यादा लगता है तो तीन मात्राएं भी व्याकरण में बताई जाती है। आरोह, अवरोह। आरोह क्या है? चढ़ाव, गाते समय। अवरोह क्या है? उतार। हारमोनियम देखा है आपने? कैसियो हारमोनियम वगैरह, उसमें देखा है जब ऊंचे सुर में गाना होता है तो आगे वाले बटन से आवाज निकलती है, नीचे में गाना होता है तो नीचे को उतरते चले जाते हैं। वही चढ़ना और उतरना, नीचे सुर में गाना और ऊंचे सुर में गाना, जब ऊपर जाना है तो ऊपर, नीचे आना है तो नीचे, वही है उतार। इतनी सारी चीजें जिसमें प्राप्त हो, ऐसी कोई भी रचना क्या कहलाएगी? जिसमें विराम हो, जिसको गाने में कम या ज्यादा गति हो सके, लय हो सके, गाया जा सके, तुक आए अंत में एक जैसी, वर्ण आए एक जैसे, है ना, मात्राएं एक जैसी हो, और आरोह अवरोह ये सब जिसमें प्राप्त होगा वो रचना क्या कहलाएगी? ऐसी पद्यबद्ध रचना छंद कहलाती है। ये आपकी परिभाषा हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आपको छंद की परिभाषा समझ आ गई होगी। कक्षा 10 के स्तर पर अगर हम बात करें तो केवल मात्रिक छंद की बात हो सकती है, किंतु फिर भी हम
छंद के प्रकार की जब बात करेंगे तो थोड़ा आपको बताएं। अगला आता है छंद के प्रकार। तो आपके स्तर पर की हम बात करेंगे तो छंद दो प्रकार के होते हैं। इस स्तर पर 10वीं तक के स्तर पर छंद दो प्रकार के। नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 वर्णिक छंद। नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 वर्णिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के। नंबर 1 अर्ध सममात्रिक। नंबर 2 सममात्रिक और नंबर 3 विषम मात्रिक। अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक, ये 3 प्रकार के आपके मात्रिक छंद होते हैं। इन्हें आप नोट कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे कोर्स में मात्रिक छंद में से ही कुछ छंद हैं, तो हम मात्रिक छंद को समझेंगे सबसे पहले। मात्रिक छंद परिभाषा होगी जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्राओं की गणना की जाती है वे क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब यहाँ छंद के आधार पर जो मात्राएं हैं, वो छंद के आधार पर मात्राएं, व्याकरण के आधार पर तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन छंद के आधार पर जो मात्राएं होती हैं वो बेटा केवल 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, छंद के आधार पर मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। इसको ऐसे कर सकते हो आप, मात्राओं के प्रकार। छंद के आधार पर मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ह्रस्व मात्रा। नंबर 2, बल्कि इसको ह्रस्व न लिखें, अभी मैं समझा दूंगा आपको, लघु मात्राएं। और नंबर 2 गुरु मात्राएं। हम जैसे चर्चा कर रहे थे, मात्रा क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। आपने अ बोला, छोटा अ, और आपने बड़ा आ बोला, छोटा अ यानी अ और आ, और आ बोलने में कितना समय लगा? कम समय। ठीक, आ बोलने में कम समय लगा और आ बोलने में ज्यादा समय लगा, यानी आ छोटी मात्रा हो गई और आ बड़ी मात्रा हो गई। जिसको सामान्य बोलचाल में आप छोटा आ और बड़ा आ कहते हैं, उसी को हम व्याकरण की भाषा में
ह्रस्व और दीर्घ अ बोलते हैं, ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार, ठीक है ना। तो ह्रस्व अ और दीर्घ आ बोलते हैं, और जिसको हम व्याकरण में ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं उसी को छंद की भाषा में लघु और गुरु बोला जाता है। यानी जो छोटा या ह्रस्व है वो लघु मात्रा, जो बड़ा या दीर्घ बोला जा रहा है वो क्या है, वो गुरु मात्रा है। ना क्लियर हो गया। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा। अब एक मात्रा का समय कितना होता है वो भी समझ लें। नॉर्मली एक मात्रा का समय भी तो आपको पता होना चाहिए। एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है, अगर उतने समय में कोई अक्षर भूल गया, उच्चारण कर लिया आपने, तो आप समझिए उसकी मात्रा लघु है। और एक बार पलक झपकने से ज्यादा समय अगर वो बोलने में ले रहा है तो समझिए कि मात्रा गुरु। किसी भी अक्षर पर ट्राई करके देख लें, एक बार पलक झपकाएं और अ बोलें, आ बोल जाएगा। आ बोलेंगे एक बार नॉर्मली पलक झपकाएंगे, आ उतनी देर में नहीं। किसी भी अक्षर पर ट्राई कर लें, ये करके देखने की बात है। विज्ञान आओ करके सीखें जैसे होता है, वैसे ही व्याकरण भी आओ करके सीखें। तो आप करके भूल करके देखिएगा। अगर आप बोलेंगे आपको पता लग जाएगा कि मात्रा लघु है कि गुरु है। कभी जीवन में कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कौन से पर मात्रा लघु है। यहाँ थोड़ी सी हम चर्चा इन लघु और गुरु मात्राओं की आपसे करेंगे। लघु मात्राएं, नंबर 1 ह्रस्व आ, ह्रस्व ई यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है। इनकी मात्रा कितनी होती है, लघु मात्रा होती है। लघु मतलब एक मात्रा होती है कि एक मात्रा। और एक मात्रा का जो चिन्ह है, छंद में इसको चिन्ह दिया गया है। इसको आप अंग्रेजी का कैपिटल आई समझ लें, सीधा खड़िए इसको, स्टैंडिंग लाइन, ये उसका चिन्ह होता है लघु मात्रा का। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी लघु वर्ण होते हैं, लघु मात्रा होती है, ठीक है। इसके अलावा चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व वर्णों की, यदि भी चंद्र बिंदु कहने से भी मेरा काम चल सकता था, फिर भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व वर्णों की लघु यानी एक मात्रा होती है। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व वर्णों की, लघु वर्णों की एक मात्रा होती है, ठीक है। इसको और क्लियर समझ लें, जैसे हंस और हंस। देखिए चंद्रबिंदु ये होता है, आप जान रहे हैं, हंस और हंस। हा में कौन सी मात्रा है। अच्छा, आपको हो सकता है किसी को न पता हो तो मैं समझा दूं आपको। अगर किसी भी व्यंजन के का से लेकर और छात्र का से लेकर ज्ञ तक कोई सा भी व्यंजन लिखा हुआ हो, यदि उसके नीचे
हलंत न लगा हो, या वो आधा न लिखा हो, कोई भी व्यंजन, क और ज्ञा नहीं है, क से ज्ञ तक कोई भी व्यंजन अगर हलंत न लगा हो और उसको या फिर आधा न लिखा गया हो, उस अवस्था में उसमें कम से कम और कोई मात्रा न दिख रही हो, जैसे हा में कोई मात्रा नहीं दिख रही, हा में भी कोई मात्रा नहीं दिख रही, तब भी उस अक्षर के अंदर छोटा अ जरूर रहता है। क्या रहता है? ह्रस्व अ। अब इसमें अगर आप छोटी ई की मात्रा कर देंगे तो अब इस ह में ई आ जाएगी। अगर इसमें आप छोटा ऊ लगा देंगे तो इसी ह में छोटा ऊ आ जाएगा। और अगर ह में कुछ नहीं लगा रहेगा तो कम से कम कौन रहेगा? ह्रस्व आ जरूर रहेगा। और ये कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। अब देखिए, इसमें भी ह्रस्व आ है और इसमें भी ह्रस्व आ है, लेकिन इसकी जो मात्रा है इस ह की मात्रा से कम है। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व वर्णों की एक मात्रा होती है। अगर किसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु है और उसमें ह्रस्व वर्ण है, उसमें बड़ी की मात्रा नहीं है, तो उसकी क्या होगी? एक मात्रा होगी। तो इस वाले ह पर लगेगी एक मात्रा, सा पर लगेगी एक मात्रा, यहां लगेगी दो मात्रा और यहां लगेगी एक मात्रा। हंस वाले ह पर दो मात्रा का चिन्ह कैपिटल एस होता है। जैसे ह्रस्व मात्रा का एक मात्रा का चिन्ह कैपिटल आई है, ऐसे ही कैपिटल एस जैसा, इसको अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। ये जो चिन्ह होता है ये आपका दीर्घ मात्रा, दो मात्राओं का ज्ञान बोध कराता है हमें। तो अब इसको आप हंस और हंस आप बोल कर देख लें। प्रकरण थोड़ा समझने वाला है तो आपको समझना पड़ेगा। आप बोल कर देखिए, हंस और हंस, हंस और हंस। आप जानेंगे कि हंस बोलने में कम समय हा पर दिया जा रहा है और हंस बोलने में ज्यादा समय हम दे रहे हैं, इसीलिए मात्रा इसकी दो हो गई। अब मैंने ये बात आपसे क्यों कही कि चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व वर्ण, मान लीजिए शब्द हो छात्राएं, छात्राएं, तो ह्रस्व में मैंने कौन कौन से स्वर बताए हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, केवल ये चार स्वर हैं ह्रस्व में। ए तो ह्रस्व में है नहीं, इसका मतलब ये दीर्घ में होगा, दीर्घ में जाएगा, गुरु में जाएगा, तो इसका मतलब ये दीर्घ में आएगा। और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो अब आप ये सोच जाएगा भाई चंद्र बिंदु वाले तो सर ने बताए हैं कि चंद्र बिंदु वाले वर्णों की एक मात्रा होती है। नहीं, चंद्र बिंदु वाले उस वर्ण की एक मात्रा होती है जिसपे छोटा ऊ, छोटा अ, छोटी ई या री लगा हुआ होता है, उसकी केवल एक मात्रा होगी। अगर पहले से ही ये मात्रा गुरु है तो इसकी एक मात्रा नहीं